तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी रिन्यूएबल सेक्टर में दो कंपनियों का रिजल्ट आया था। सात्विक आरटीएल के सात्विक ग्रीन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली उसका एक्सप्लेन किया है। और अभी जैसे आप देखेंगे ना, वाड़ी आरटीएल का रिजल्ट आई थिंक संडे को आया था। मैंने एक ट्वीट भी किया था और एक शॉर्ट भी किया था, उसमें मैंने बेसिक अपडेट दिए थे। तो अभी कल ही इसका कॉन कॉल हुआ है। तो अभी इस सेक्टर में मतलब पूरे सेक्टर के लिए और खास करके वाड़ी आरटीएल के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, पूरा सेक्टर किस तरह से इसका आउटलुक आगे आगे की तरफ बढ़ रहा है, उन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको अगर ओवरऑल सेक्टर के बारे में बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे अभी पूरे इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे अगर आप देखेंगे ना, प्रेजेंटली इंडिया में अराउंड 127 गीगावाट ऑफ सोलर इंस्टॉल्ड है। ठीक है। इसमें से एक जो मेजर चंक होता है वो आपका ग्राउंड माउंटेड होता है। ग्राउंड माउंटेड माउंटेड क्या, ये जो बड़े बड़े लैंड एरियाज होते हैं जिसमें ये जो यूटिलिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनके मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसका अगर मैं नंबर बताऊंगा तो अराउंड 97 गीगावाट आपके ग्राउंड माउंटेड माउंटेड प्रोजेक्ट्स हो गए। इसके बाद जो दूसरा मेजर चंक आता है वो आपका रूफटॉप सोलर से आता है। ठीक है। रूफटॉप सोलर इंडिया में पहले उतना ज्यादा नहीं था, अभी धीरे धीरे ये आपको आगे की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जैसे अभी आप देखेंगे ना, मैं एग्जैक्ट नंबर आपका 21.5 गीगावाट के आसपास आपका रूफटॉप सोलर है। तो अराउंड अगर 127 में से आप 21 का परसेंट निकालिए, तो अराउंड 20% देखेंगे आपका रूफटॉप सोलर आ रहा है। तो इसकी जो पूरी आपकी कंट्री में जो डिमांड ड्राइवर है वो क्या है, वो जैसे जैसे अभी आप देखते हैं आपका जो आ, ये वाला स्कीम है ना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना योजना हो गया, तो इससे आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आपके कुछ ऑफ ग्रिड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो आपके ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं होती है उसकी। फिर अभी जैसे आप देख रहे हैं जो भी पूरे हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उन सभी चीजों से डिमांड डिमांड इस सेक्टर की बढ़ रही है ना। तो ये हो गया। और अगर मैं कुछ और इंडस्ट्री के बारे में बात करूं, तो जैसे आप देखेंगे ना, अभी अगर मैं FY26 लेता हूं, तो अगर जो H1 है यहाँ पे, तो H1 के अराउंड ही आई थिंक 20 से 25 गीगावाट के बीच में इस साल ऑलरेडी सोलर इंस्टॉल हो गया है हमारे कंट्री में। तो ये हमें ये दिख रहा है कि लास्ट ईयर भी आई थिंक अराउंड 20 से 25 गीगावाट के आसपास ही इंस्टॉल हुआ था पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो इस फाइनेंशियल ईयर में उतना तो ऑलमोस्ट अभी H1 में ही हो गया है। तो आगे जाते हुए हमें दिख रहा है कि और सोलर एडिशंस तो होंगे ही, क्योंकि जितने भी कंपनी हम लोग ट्रैक करते हैं पूरे इस सेक्टर में, तो हमको दिख रहा है कि सभी के पास ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे हैं। गवर्नमेंट की जो बिड्स पाइपलाइन है वो भी हो रही है। नए नए हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके एफडीआरए में भी प्रोजेक्ट आ रहा है, बैटरी सेगमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो वहां से भी बिड पाइपलाइन हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखती है। और इवन अगर मैं वाडी आरटीएल की ही बात करूँ, तो अभी जो इनका अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो अराउंड आई थिंक 3.48 गीगावाट है। तो वहां से भी दिखता है जो कि अराउंड इनको आने वाले 12 से 13 मंथ में एग्जीक्यूट करने हैं। तो अगेन वहां से भी दिख रहा है कि सेक्टर में काफी अच्छी टेलविंड्स है और हमें प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हुए भी दिख रहे हैं। हाँ, कुछ इश्यूज हैं, उसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। तो ये हो गया। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, अभी जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली आपकी जीएसटी रिडक्शन दिया पूरे सेक्टर को, तो उससे आपकी जो सोलर मॉड्यूल्स है उस पर आपका कितना 12% से 5% आपका जीएसटी रेट कम कर दिए। व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन पुश टुवर्ड्स दिस सेक्टर। तो है ना, उससे जो जो भी डेवलपर्स होंगे, आपके इन्वेस्टर्स होंगे, जो लोग जैसे जिंदल वगैरह हो गए, ये बड़े बड़े प्लांट्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो लोग जब अपने प्लांट्स लगाएंगे, तो उनको आपको सोलर मॉड्यूल्स प्रोक्योर करने में ईजी होगा, तो उनका कॉस्ट बचेगा। तो अगेन इट इज अ गुड ड्राइवर। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको मैं आता हूँ पूरे वाडी आरटीएल पे, इसकी पीपीटी पे हम लोग जाएंगे, बट उसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वाडी आर्टिकल आरटीएल ये करता क्या है। तो ये वाडी एनर्जी का ही सब ग्रुप है ना, उससे अभी निकल के बना है। तो ये कंपनी बेसिकली इट इज द ईपीसी आर्म ऑफ द होल वाडी ग्रुप, है ना। तो ईपीसी आर्म क्या करता है, ईपीसी में आपके दो तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक तो आपका प्योर ईपीसी कह लीजिए, और एक जो होता है टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। प्योर ईपीसी में क्या होता है कि जो मेन कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए आपके सोलर मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको जिस डेवलपर के लिए आप लगा रहे हो वो आपको लगा देगा, है ना। वो उसको सप्लाई करेगा। दो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो रिस्क होता है प्रोक्योरमेंट का एक तरह से वो आपके डेवलपर के पास होता है। सिंस आप सोलर मॉड्यूल्स में देखते हो कि बहुत सारे अभी इश्यूज चल रहे थे, चाइना से डंपिंग हो रही थी, प्राइस के इश्यूज चल रहे थे, इंडिया में सेल्स की सप्लाई नहीं है ना। तो सप्लाई धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अभी एडवांस लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसकी नई लिस्ट आई है जो कि अभी FY26 से एप्लीकेबल होगी। उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज रहते हैं। तो जब आप प्योर ईपीसी करते हो, तो इसमें ये सारे जो इश्यूज होते हैं ये आपके बेसिकली डेवलपर के पास आता है। और अगर आप तो इस और जब आप टर्न की प्रोजेक्ट करते हो, जो दूसरा सेगमेंट होता है वो टर्न की प्रोजेक्ट होता है। टर्न की नेम से ही क्लियर होता है, टर्न द की। तो बेसिकली मतलब क्या है, इसमें जो पूरा होल गैमेट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब पूरा जो आपको प्रोजेक्ट लगाना है वो आपके अंडर में आएगा, है ना। तो ऑफकोर्स वहां पे आपका रिस्क ज्यादा है, सिंस आप सोलर मॉड्यूल्स ही प्रोक्योर करोगे। तो एक तरह से आप देखेंगे ना, जो मार्जिन प्रोफाइल होती है वो थोड़ी सी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे ज्यादा बढ़ जाए, है ना। बट अगेन जब देखेंगे आप मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन होता है ना। और सारी चीजें जो ये सेक्टर है आफ्टर ऑल आगे जाके तो एक तरह की कॉमोडिटाइज सेक्टर होगा। तो मार्जिन प्रोफाइल तो इश्यूज आएंगे। तो दिस वाज अबाउट कि मतलब क्या ये लोग काम करता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया
कि इनका जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है, पहला तो इनका ईपीसी वाला मैंने बात कर दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो इनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक सीपीपी डेवलपर हैं, आप एक यूटिलिटी है, बड़ी यूटिलिटी है ना, आपको प्रोजेक्ट लगाना है आपको कच्छ में, तो वहां पे आपने तो प्लांट लगा दिया, अब उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा। तो यही कंपनीज कहती है जनरली, जब आप देखेंगे ना इस सेक्टर को अगर आपको देखना है, तो आपने सोलर प्लांट लगाया तो जनरली जैसे हमें किसी प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी एंड वारंटीज मिलती है, तो वैसे ही स्टार्टिंग के जो 1 या 2 साल होते हैं वहां पे जो ईपीसी प्लेयर्स होता है वही उस कंपनी का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है, दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपकी ईपीसी कॉस्ट के अंदर जुड़ जाता है। लेकिन जब आप थर्ड या फोर्थ ईयर में जाओगे, आगे जाके बढ़ोगे, तो उसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है ये एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम आता है। तो इसीलिए जितनी भी कंपनीज है ना, सब एक ही तरह का बात करती हैं कि हमें ओएनएम सेगमेंट में आगे जाके काफी अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल दिख रहा है। और अगर आप पूरे सेक्टर को भी देखोगे ना, आई हैड ट्वीटेड अबाउट दिस आल्सो, तो जो ओएनएम वाला सेगमेंट है वो भी आपका ऑन अ सेक्टोरल बेसिस अराउंड 20% सीएजीआर से ऊपर से ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये जनरली मैं आपको आप भी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए बोल रहा हूँ। तो एक तो ये वाला सेगमेंट हो गया। सो धीरे धीरे आप देखेंगे ना इनका ईयर ऑन ईयर जो आपका ओएनएम वाला सेगमेंट है, ऑल्दो अभी इनके पूरे रेवेन्यू स्ट्रीम का बहुत छोटा सा पार्ट है, बट वो आगे जाके आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो दिस इज द सेकंड रेवेन्यू स्ट्रीम इनका। अब अगर आप थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम देखोगे ना, तो इनका आईपीपी सेगमेंट होता है। अब आईपीपी जो है ना, आप जैसे देखिए ये कंपनी है आपकी ईपीसी वाली, तो ये जो कंपनी है वाई दे विल ट्राई टू गो इनटू आईपीपी सेगमेंट, बिकॉज जो आईपीपी होता है वो बहुत हाईली केपेक्स इंसेंटिव इंटेंसिव प्रोजेक्ट होता है, और आपको बहुत सारा बैंक से डेप्ट वगैरह लेना पड़ता है। इसके लिए अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप मेरी केपी ग्रुप वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरी जो आपकी कौन सी एक और कंपनी है, एल्पेक्स एल्पेक्स या एक्मी सोल्डर वाली जो वीडियो है उनमें आप देख सकते हैं ना। तो आपको बेसिकली उससे आईपीपी सेगमेंट में बारे में मालूम चल जाएगा। तो द पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे 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 जो आपकी ईपीसी कंपनीज होती है ना, सिंस आपको तो जाके बेसिकली क्लाइंट के लिए पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करना है ना, तो जो सारा प्रोक्योरमेंट होता है एक तरह से एक लार्ज चंक ऑफ प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट तो आपका क्लाइंट कर देता है, डेवलपर करता है। तो इसीलिए आपको बेसिकली क्या होता है, कुछ जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे केबल टावर्स वगैरह हो गया, वो सब लेना पड़ता है ना। तो वो आप लेते हो, वो लगाते हो, और उसकी रिसीवेबल मतलब पेबल्स हो जाते हैं उन चीजों की। तो बेसिकली क्या है, एक तरह से एक एसेट लाइट मॉडल होता है ना। तो इसीलिए इन कंपनीज के पास उतने कोई हार्ड एसेट्स ज्यादा होते नहीं है। तो इसीलिए ये कंपनीज क्या करती है, लॉन्ग टर्म में ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास कुछ एसेट्स आए, तो इसीलिए दे ट्राई टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, और थोड़े से कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो आपके आईपीपी में जाते हैं। तो जैसे अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो इसका भी अराउंड आई थिंक 50-60 मेगावाट के आसपास का ही आईपीपी है, और उस सेगमेंट में भी थोड़ा सा ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आईपीपी इज द थर्ड रेवेन्यू सेगमेंट, बट अगेन अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो है ना। तो मैंने आपको इनका ईपीसी सेगमेंट बता दिया, मैंने आपको इनको ओएनएम सेगमेंट बताया, आपको मैंने आईपीपी सेगमेंट बताया। इसके अलावा ये कंपनी अभी आगे क्या कर रही है, इन्होंने एक कूलिंग कंपनी है वहां से कुछ इन्होंने स्टेक लिया है उस कंपनी में। तो उससे ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, वहां जाएंगे वो लोग, कुछ कूलिंग की ईपीसी करेंगे, और साथ साथ अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो सोलर मॉड्यूल्स वाला लगाएंगे, जैसे ओरियाना जो काम करता है, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक वैसा करेंगे ये लोग। और इसके अलावा ये लोग अभी आगे जाके डेटा सेंटर वाला जो पूरा थीम है अभी उसमें भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंट्री में उसकी भी डिमांड है, सिंस एआई वगैरह का इतना थीम चल रहा है। बट अगेन अभी तक ये जो मैंने आपको लास्ट दोनों चीज बताई है वो अभी डिस्कशन स्टेज पे है ना, इनके रेवेन्यू स्ट्रीम में नहीं है। बट दिस इज द होल इनका जो पूरा कंपनी कैसे काम कर रही है ना। सो ये तो मैंने बात बता दी आपको। ठीक है, यहीं पे मैं आपको इनके मार्जिन प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ अब। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, सिंस ईपीसी एक तरह का क्या है, हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इसमें आपको मार्जिन जो होते हैं इतने बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे ना जो लार्ज ईपीसी करने वाले प्लेयर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है, मिड सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और इवन द लोअर सेगमेंट है उसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अभी आपको मार्जिन जो लुक्रेटिव इन कंपनीज को क्यों मिल रहा है, व्हाट इज द रीजन? इसका ये रीजन इसलिए होता है क्योंकि एक तो डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है। तो डिस्पाइट अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन मार्केट में आ भी रहा है, तो उस कंपटीशन को एब्जॉर्व करने के लिए डिमांड भी उतनी है। तो अगेन जो कंपनीज होती है उनको मार्जिन लुक्रेटिव मिल रहा है। इसका और अगर आप अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो आप जैसे आप फास्ट फैशन में भी जाइए, जैसे वहां पे बोलते हैं कि आप पूरे कंट्री में 3 to 4 प्लेयर्स हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। तो द पोटेंशियल ऑफ जो इंडस्ट्री है वो अभी काफी ज्यादा है। तो उस चीज के कारण मार्जिन प्रोफाइल इनको अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप लास्ट का FY 25 देखोगे तो वहां पे इनके मार्जिन आई थिंक 90% के आसपास आए थे, और अभी इस क्वार्टर में आई थिंक 20% पे आया है मार्जिन प्रोफाइल इनका, जो कि अगेन जंप दिख रहा है। देन व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस हाई मार्जिन? तो ये लोग कहते हैं कि जो मार्जिन अभी बढ़ रहा है हमारा, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल इफिशियंसीज, है ना। क्योंकि जो इनकी टीम है बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर पाते हैं, इनको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है, उन चीजों के कारण इनको आपको मार्जिन प्रोफाइल बढ़ता हुआ दिख रहा है।
जिसके कारण जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स है वो हमें काफी ज्यादा दिखती है। जैसे इस क्वार्टर में भी आई थिंक मोर देन 100% का जंप आया है इनके पैट पे। तो दैट इज द थिंग। अब ये लोग अपने सस्टेनेबल मार्जिन प्रोफाइल को कैसा देखते हैं, ये क्वेश्चन होगा हमारा। तो पहले ये लोग कहते थे कि 14 से 16% के आसपास हम लोग अपने एबिटा मार्जिन को देख रहे हैं। अभी इस कॉन कॉल में इन्होंने कहा है कि इसको हम लोग अराउंड 15% देख रहे हैं। तो इन वे आप देखेंगे ना, तो इन्होंने एक तरह से मार्जिन को थोड़ा ऊपर किया है ना, अपने लोअर लेवल्स को कम करके उसको 15% पे ले गए हैं। नाउ अब इस साल का अगर मैं आउटलुक बोलूँ तो दे हैव आल्सो यूज्ड द वर्ड कि हम लोग 50% के ऊपर रखेंगे, क्योंकि H1 तो ऑलरेडी खत्म हो गया और यहाँ पे इनका 19-20% के आसपास मार्जिन ऑलरेडी है। सो ये वाली बात हो गई है ना। तो ये तो मार्जिन प्रोफाइल पे हो गया, बट आपको जब आप इस पूरे सेक्टर को, पूरे जो एनर्जी ट्रांजिशन है ना, इसको जब आप देखते हो तो आपको इन कंपनीज का मार्जिन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ट्रैक करने के लिए। वाई? बिकॉज आगे जाके जब मार्केट में और ओवर सप्लाई हो जाएगी तो इनके मार्जिन सप्रेस हो सकते हैं। इस पे मैं आपको और बताऊंगा इश्यूज वाले सेगमेंट में। सो दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड विच आई वांटेड टू शेयर। तो अब हम लोग एक बार पीपीटी को देख लेते हैं, फिर हम लोग बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हाँ, तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इनके नंबर्स पे, है ना। सो ये तो पहले इनको लोग अपने पूरे वाड़े ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑन द ग्रुप लेवल बताता हूँ कि इनका जो ऑर्डर बुक है, जो कि हमने लास्ट क्वार्टर में वाड़े एनर्जीज वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, 25 गीगावाट से ऊपर का इनका ऑर्डर बुक है। बट दैट इज द ग्रुप कंपनी, जो कि उसमें जो लार्ज चंक है वो आपके वाड़ी एनर्जी वाले की बात हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो ये पूरी कंपनी है, जो पूरे गैमेट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन है, जैसे बैटरी स्टोरेज हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, इन सभी सेगमेंट में जाने की बात कर रहे हैं। तो बट वो सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके वाड़ी एनर्जीज वाले वीडियो के लिए, तो हम लोग उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ये तो है। अब ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग क्या क्या ऑफरिंग करते हैं। तो ये लोग पूरा द होल आपके ग्रिड इन्वर्टर से लेके फ्लोटिंग सोलर से लेके आपके इलेक्ट्रोलाइजर्स में भी है। सोलर के पार्टनर्स मतलब इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज बनाते हैं, आपके ईपीसी सर्विसेज देते हैं, सोलर मॉड्यूल्स देते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स भी लगाते हैं। तो ये सारा इनका तो पूरा बेसिकली व्हाट ऑफरिंग्स दे हैव, और उसमें कैसे कैसे अपने जो कस्टमर का जो वॉलेट शेयर है, पहले इनका 40 से 50% वॉलेट शेयर लेते थे कस्टमर का, अब वो अराउंड आपका 80% के भी ऊपर हो गया है। 80% की तरफ जाने की बात कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। सो ये अभी ये लोग अपने पूरे क्लाइंट्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं, एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर ऑल द मेजर क्लाइंट्स इन द कंट्री। बिकॉज ये जो बड़ी कंपनी होती है वो ये आपकी जनरली छोटे प्रोजेक्ट्स लेती नहीं है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ मेगावाट ले लिया, इवन द गीगावाट के लेवल के प्रोजेक्ट लेते हैं। तो जैसे इनका रिसेंटली अभी 2 गीगावाट का भी एक प्रोजेक्ट ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आई थिंक जिंदल या किसी का है। तो ये सारे हैं। अभी अगर मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये तो हमें पता ही है। तो अभी जैसे देखेंगे आप इंडिया में जो गवर्नमेंट की जो टारगेट्स है हमारे आरई इंस्टॉल करने का, तो अराउंड FY 25 से 30 के बीच में वो अराउंड 21% के आसपास वो ग्रो करना है ना। तो जैसे अभी आपको यहीं पे दिखाता हूँ मैं कि अगर आप देखेंगे ना FY 26 में जो प्रोजेक्टेड था, क्रिसिल की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि FY 26 में इट वॉज प्रोजेक्टेड कि अराउंड 26 से 28 गीगावाट हम करेंगे। अभी आप देखिए H1 में ही हमने अराउंड 21.68 गीगावाट कर लिया है। सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि FY 26 में जो हमारे टारगेट्स होंगे उसको तो हम देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो FY 26 में जो टारगेट्स हैं, जो सोलर इंस्टॉलेशन होना था कंट्री में, उसको मोस्ट लाइकली द कंट्री विल बिट अगेन अ वेरी गुड थिंग। अब इसके अलावा अगर आप और देखते हो ना, तो जैसे आप देखोगे कि जो इंडिया में अभी जो ओवरऑल सोलर की जो कंट्रीब्यूशन है इन द होल एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, तो जैसे आप देखेंगे ना तो आपका अराउंड आपका 22% के आसपास है। जो मेजर है वो आपका क्या है, थर्मल है। ऑफकोर्स तो कोयले वाले जो प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े हमारे कंट्री में प्लांट्स लगे हुए हैं हर स्टेट में, तो वो आगे जाके आप देखेंगे ना, ऑफ कोर्स थर्मल विल बी अ वेरी गुड प्लेयर, बट जो सोलर है वो उसको डोमिनेट कर जाएगा और अराउंड 38% आपका सोलर से आएगा, है ना। सो दिस इज द थिंग। नाउ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ईपीसी में जो सेगमेंट है, सिंस आपको जो सोलर किसी को भी लगाना होगा, बोथ जो आपके सीएनआई कस्टमर्स होते हैं, आपके पीएसयू वगैरह से ऑर्डर्स आती है, आपकी ऑफ ग्रिड से आती है, आपका ये वाला सेगमेंट है ना, पीएम सूर्यकर बिजली योजना है, उससे भी आपका आएगा, है ना, ऑर्डर। तो और इसके अलावा क्या होता है आपके जो ये वाले जो होते हैं ना, जो कौन से होते हैं पानी पे लगते हैं, मतलब फ्लोटिंग पावर प्लांट्स हो गए वो लगते हैं, फिर आपकी जो बैटरी वाले सेगमेंट आएगी उनसे उनसे आपका ऑर्डर्स आना है। तो यही ये लोग बता रहे हैं कि जो इंडियन की जो ईपीसी की डिमांड है, जो कि वाड़ी आरटीएल करता है, उसकी भी डिमांड अगर आप देखोगे ना तो आपकी 23% CAGR से बढ़ रही है। एंड जैसे आपका ईपीसी बढ़ेगा उसी रेशियो में आपको ओएनएम करना है, क्योंकि आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया है तो उसका तो आप ओएनएम करोगे ही ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि ओएनएम की जो ओएनएम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की डिमांड है, उसकी भी अराउंड आपको 23% पे दिख रही है। एंड ये तो बाकी आपका स्टेट के अकॉर्डिंगली इन्होंने बाइफरकेट किया है। तो हमें पता है कि जैसे आपका गुजरात हो गया और आपका जो यूपी और गुजरात के आसपास का एरिया है ना, वो नीमच
चित्तौड़गढ़, फतेहगढ़, जो ये वाला एरिया पड़ता है आपको, जहाँ पे इंडिया में हाईएस्ट सोलर की रेडिएशन आती है, और इवन तो जो बीकानेर वाला एरिया हो गया, गुजरात में हो गया, आपका कच्छ वाला एरिया हो गया, तो ये सारे जो सेगमेंट है यहाँ पे आपका सिंस सोलर की पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, एंड दैट्स वाई वी कैन सी कि गुजरात और राजस्थान में इनके सबसे ज्यादा प्लांट्स कमीशन वगैरह हुए हैं, और सैंक्शन कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा ही है उस तरफ। सो दिस वाज द थिंग। और मैंने आपको पीएलआई स्कीम तो रहता ही है इस इंडस्ट्री में, साथ ही साथ मैंने आपको जीएसटी रिडक्शन जो हुआ है उसके बारे में भी हमने बात कर ली। सो और हाँ, यहीं पे हम लोग इसी अपॉर्चुनिटी को यहीं पे हम लोग बात कर देते हैं जो पूरा एएलएमएम के बारे में है ना। तो जब आप देखेंगे ना, तो हम हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम सिंस चाहते हैं कि ये सेक्टर डेवलप हो, तो हमने एएलएमएम लेके आए, ठीक है, जिसके कारण जो कंट्री में इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सके, ताकि जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो अपने प्लांट लगाए, उसको डेवलप करे, अच्छे मार्जिन से बेचे, जब तक वो एफिशिएंट बन जाए। और है ना, मतलब बेसिकली उसके लिए इन्होंने एएलएमएम लगाया। अभी हम लोग वैल्यू चेन में धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि कंट्री में सेल की पूरी इकोसिस्टम डेवलप हो, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी ALMM2 किया है ना, जो कि अगले साल से एप्लीकेबल होगी। तो आप ये सोचिए कि जब जो यहाँ के प्लेयर्स हैं, जो कि इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो आपके डेवलपर्स हैं, उसको अगर इंडिया में आपको सोलर प्लांट्स लगाने हैं, तो उसको वो इंडिया से ही सेल्स प्रोक्यूर करना पड़ेगा। अब since the process of cell manufacturing is slightly a difficult process, I have already discussed in many videos, आप प्रीमियर की वीडियो देख सकते हैं, या फिर इवन रिसेंटली मैंने अभी एक और कंपनी डिस्कस किया था, सात्विक एनर्जी, सात्विक ग्रीन, वहाँ पे भी आप स्टडी कर सकते हैं उस चीज़ को। तो सेल प्लांट्स जो लगाना है उसके लिए क्या केमिकल्स कंपोजिशन होगा, उसकी कमीशनिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, जो केपेक्स रिक्वायरमेंट होती है उस प्लांट्स के लिए वो भी ज़्यादा होती है ना। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए कंट्री धीरे धीरे सेल्स की तरफ आगे बढ़ रही है। तो अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर को देखोगे ना, तो आई थिंक अराउंड 27 से 30 गीगावाट ऑफ सेल्स कैपेसिटी आने की बात है इस साल और नेक्स्ट साल के बीच, अगले साल के बीच में। सो अब आप ये सोचिए, अभी जो कंट्री में पूरे मॉड्यूल कैपेसिटी है हमारी, वो तो 100 गीगावाट से ऊपर है। तो देर इज अ मिसमैच बिटवीन द मॉड्यूल सप्लाई एंड सेल सप्लाई ना। तो ये जो गैप है, इसी कारण जो कंपनीज पहले सेल्स प्लांट्स लगा लेगा उसको ऑफकोर्स ज्यादा मार्जिन मिलेगा, है ना, एंड दे विल बी एबल टू कैप्चर गुड बिजनेस, एंड देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफी तेजी से हो। ये अगेन मैंने बोनाडा इंजीनियरिंग वाले वीडियो में भी, नहीं आई थिंक सात्विक एनर्जी वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपको, है ना। तो अब आप ये सोचिए, बट आने वाले समय में जब ALMM2 आएगा तो उससे क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए आपको सप्लाई और डिमांड में गैप मिल सकता है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो सेल की जो पूरी वो कैपेसिटी है वो उतनी तेजी से डेवलप नहीं हुई है, और आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको तो वो तो बहुत ज्यादा है। तो क्या देर इज अ इशू कि जो पूरी इंडस्ट्री है वो चोक तो नहीं हो जाएगी, मतलब सेल उतना है ही नहीं जितना हमें पूरे प्लांट्स लगाने हैं। तो इसी कारण पूरे सेक्टर में तो इशू नहीं आ जाएगा, ये एक पूरा कंसर्न है पूरे सेक्टर के लिए। तो जब आप देखेंगे ना, इसको मैं आपको दो तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक तो यस देर हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे इशू आएगा, बट आप ये सोचिए कि आप एक ओवरऑल इंडस्ट्री को देखिए और जो कंट्री किस तरह से आगे बढ़ रही है ना। सो जनरली ऐसे केस में क्या होता है, तो गवर्नमेंट भी तो इतना तो जानती है कि ये वाला इशू आएगा। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं और अगर हमारे देश में वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो जनरली ऐसे केसेस में आप देखेंगे ना, अगर हम प्रूडेंटली सोचे, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचेंगे, तो हमें ये दिखता है कि वैसे केसेस में गवर्नमेंट भी तो इतना इतना तो है नहीं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को डिले करेगा, है ना। तो वहां पे जनरली ऐसे केसेस में आपको एक्सटेंशन वगैरह दिए जाते हैं। बट व्हाट मतलब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि इस तरह से हमें सोचना है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस रिस्क को हम लोग पूरे नजरअंदाज करते हैं ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये वाला तो इशू है, तो उससे अपॉर्चुनिटी भी आती है, क्योंकि जो आपकी सेल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है उसको मार्जिन ज्यादा मिलेंगे, जैसे आपको वेबसॉल को भी मिल रहा है। तो हमें पूरा इस तरह से पूरा पर्सपेक्टिव को देखना है। तो अभी जो कंपनी, अभी हम लोग वारी आरटीएल की बात करते हैं ना, तो इस कंपनी में ये लोग कहता है कि हाँ देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, उस तरह की चीजें हो सकती है। बट सिंस ये प्योर ईपीसी या टर्न के प्रोजेक्ट्स करते हैं, और जो लार्ज चंक ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो ये लोग अपनी प्योर ईपीसी में करते हैं। तो जब आप ईपीसी करते हो, तो जो सोलर मॉड्यूल्स प्रोक्योर करने वाला पार्ट है वो तो इन्वेस्टर ले रहा है ना, मतलब डेवलपर ले रहा है। तो वो जो रिस्क होता है वो सामने वाले पार्टी के पास है, तो इस कंपनी के पास में वो रिस्क आता नहीं है। अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब वो जो प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो जो डेवलपर्स होते हैं, वो जब इनको प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो जब ये सारे तरह के सप्लाई चेन्स को वो मैनेज कर लेते हैं, तभी तो प्रोजेक्ट देंगे ना, तभी तो वो अपना मतलब और एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे उसके आगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सी। तो ये वाला तो आपका ALMM का वाला बात हो गया। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया अब इसके बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू।
सो कंपनी के ओवरव्यू के बारे में है, यहाँ पे मुझे कुछ और पॉइंट्स डेवलप करने हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है कंट्री का ओवरऑल आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, अभी आप देखिए रेवेन्यू सेगमेंट अगर आप देखोगे FY25 में कितना आया था, 1598 करोड़ का आया था। आप H1 देखिए, उसमें अराउंड 1378 करोड़ है, जो कि मोरलेस आप कितना होगा, ये 45% के आसपास है पूरे आपके FY25 का, है ना। 45 बोल रहा हूँ, मतलब इवन 90% के ऊपर है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितना रेवेन्यू ये लोग FY25 में किए थे, उसका एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि काफी अच्छा टॉप लाइन पे ये लोग ग्रोथ दिखाएंगे आगे जाते हुए, है ना। और इसको आप कैसे समझ सकते हो, आप सोचिए, इनका अभी प्रेजेंट ऑर्डर बुक कितना है, 3.48 गीगावाट है। उसको मैंने बोला कि आने वाले 12 से 13 मंथ्स में हमें एग्जीक्यूट करना है। जस्ट लेट मी ऑल्सो शो यू द एग्जीक्यूशन, कितना इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। सो दिस वॉज अबाउट द रेवेन्यू। अब आप यहीं पे आप देखिए, सो ये तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस की बात है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो एंड दिस इज द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स अ गुड नंबर्स, दिस वी नो। सो ये तो इनकी पूरी अपनी प्लांट्स क्या क्या इनकी कैपेबिलिटीज है उसके बारे में बताते हैं। पूरा एंड टू एंड पूरा अपना कैपेबिलिटी है इनकी, फ्रॉम द कंसेप्शन से लेके उसको कमीशन करने तक की पूरी काम करते हैं ये लोग, है ना। सो ये तो इनके हिस्टोरिकल बातें हैं, इन्होंने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे बस आप ये देख लीजिए कि अभी तक इन्होंने 3.98 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर दिए हैं। 3.4 गीगावाट जो है इनका प्रेजेंट ऑर्डर बुक है, इसको अंडर एग्जीक्यूशन कहते हैं। अभी रूफ टॉप में इनका एग्जीक्यूशन कम है ना। तो 59.26 है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। आपका O&M पोर्टफोलियो देखेंगे ना, वो जैसे जैसे आपके EPC प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होंगे, टाइम बीतेगा तो उसमें भी सेगमेंट बढ़ता रहेगा। और फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स तो और बाकी तो इनका बहुत ही छोटा सेगमेंट है, कुछ इनके IPP प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उससे बहुत कम रेवेन्यू आता है। दैट इज जस्ट अगेन एक एसेट्स बनाने वाला सेगमेंट है इनका। सो हाँ, ये मैं स्लाइड आपको दिखाना चाह रहा था। तो आपको ये देखिए, ये तो एक तो मुझे दिख गया यहाँ पे कि जो इनका ऑर्डर बुक है वो कितना अनएग्जीक्यूटेड है। यहाँ इन्होंने लोअर लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाए हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इनको अवार्ड हुए हैं। तो अभी जैसे देखेंगे ना, H1 में भी इन्होंने अराउंड 1.8 गीगावाट के आसपास प्रोजेक्ट्स इन्होंने विन किए हैं। तो इस तरह से ये लोग ये बता रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स भी आगे की तरफ मिल रहे हैं, है ना। बट एट द सेम टाइम जब आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर मैं आपको इनको मेगावाट के टर्म्स में बताऊँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, H1 में इन्होंने कितना 1621 मेगावाट एग्जीक्यूट किया है। मैं आपको रेवेन्यू में बता रहा था कितना, आई थिंक 1300 करोड़ था। तो जब आप इसका रेशियो निकालते हो, मतलब जो आपका मेगावाट है 1600 है, और जो आपका रेवेन्यू के टर्म्स में है वो आपका 1300 करोड़ है। आप उसका रेशियो निकाल लीजिए सिंपली, तो आपको मिलेगा अराउंड 0.85 करोड़ पर मेगावाट। तो दिस इज द अमाउंट विच दे आर अर्निंग रेवेन्यू के टर्म्स में, और आपको पर मेगावाट के टर्म्स में, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर बन जाता है जब आप कंपनी को देखते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें रेवेन्यू के टर्म्स में देखना है ना। कंपनी तो जस्ट एक जरिया है हमारा। तो हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि जो ये लोग जनरली गाइडेंस देते हैं ना अपना, कहते हैं, पहले कहते थे कि 1 से लेके 1.25 करोड़ पर मेगावाट के आसपास हम लोग अर्न करते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा डिफर किए हैं ये लोग, बट अब ठीक है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली वो जो नंबर्स ये लोग कहते हैं वो हमारे टन की प्रोजेक्ट्स के लिए कहते हैं, जहाँ पे ये लोग अपने सोलर मॉड्यूल्स भी खुद से प्रोक्योर करते हैं ना, उसकी बात करते हैं। अभी जो देखेंगे, जो इनका जो मेजर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहा है, वो आपके प्योर EPC प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सिर्फ वहाँ पे ये लोग मॉड्यूल्स प्रोक्योर नहीं करते हैं, तो उसमें जो अर्निंग होगी आपकी पूरी मेगावाट के मतलब पर मेगावाट के टर्म्स में, वो भी कम होगी। इसलिए वो 1.1 से 1.2 के आसपास जो रहता था, वो धीरे धीरे कम हो गया, अराउंड 0.88 था आई थिंक लास्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 0.85 करोड़ पर मेगावाट के आसपास आ गया है। सो इसको एज ए कंसर्न की तरह से देखा जा सकता है, कहने का मतलब। क्योंकि जब मैं आपको देखता हूँ ना मेगावाट के टर्म्स में जब मैं बात करता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे आप देखेंगे ना, लास्ट फिनेंशियल ईयर में आपका कितना था, 1378 था मेगावाट एग्जीक्यूटेड, और इस वाले में कितना हो गया है, मतलब आपको रेवेन्यू के टर्म्स में देखिए, लास्ट फिनेंशियल ईयर में पूरा हुआ था इनका मेगावाट के टर्म्स में 1524 करोड़। उसको तो ऑलरेडी इन्होंने बीट करके उससे ज्यादा कर दिया है। तो मेगावाट के टर्म्स में पूरे FY25 का इन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है। बट जब आप रेवेन्यू में देखते हो ना, आप यहीं से देखिए, इन FY25 द रेवेन्यू सेगमेंट वाज मोर एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक्स। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो अराउंड 1.1 के आसपास आएगा। सो द रुपी देवर अर्निंग पर मेगावाट दैट वाज मोर इन FY25, वो चीज आपका यहाँ पे कम हो गया है, क्योंकि आपका जो रेवेन्यू है उसकी क्वांटम कम है एज कंपेयर टू मेगावाट। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जब हमें ये दिखेगा कि
जो भी इनका ऑर्डर बुक बचा हुआ है जो कि 3.48 मेगावाट गीगावाट के आसपास है, जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो उसके उसका है ना 1:1 कंपेरिजन नहीं है। मतलब उस पर जो ये लोग रेवेन्यू अर्न करेंगे वो उससे कम करेंगे, है ना, मे बी उसका 80% करेंगे। तो उस तरह से हमें देखना है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम है, उससे भी हमें आराम से इस कंपनी में अच्छा खासा 40-50% का ग्रोथ दिख सकता है। क्योंकि जब आप क्वार्टर 1 भी देखोगे ना, तो यहाँ पे टॉप लाइन में इनकी अराउंड 47% की ग्रोथ आई है, और जो बचा हुआ ऑर्डर बुक है वो भी आपको 3.48 करोड़ गीगावाट के आसपास है। वो आपको 12 से 13 मंथ में एग्जीक्यूट करना है। तो मोटा मोटी अगर मैं मानूँ कि लीनियर वे में एग्जीक्यूट होता है, तो अराउंड 50% ऑर्डर बुक इनका H2 में एग्जीक्यूट हो जाएगा इस साल के, है ना। क्योंकि और वैसे भी H2 तो इनका हैवी क्वार्टर होता है, तो जो जिस तरह का H1 में रेवेन्यू आया है उसी तरह का आपका H2 में भी चलेगा। आई एम टेकिंग अ 50-50 वाला केस कंजर्वेटिव साइड में, मतलब जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो वो वाली बात हो गई हमारी, है ना। तो अगेन हमें उस तरह से रेवेन्यू में टॉप लाइन दिखता है इनका अच्छा रहेगा। तो ये वाला मैंने आपको बात क्लियर कर दिया। बट अगेन जो इनका मेगावाट के टर्म्स में है वहाँ पे मतलब रुपी के टर्म्स में है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा कम दिख सकता है। मतलब ये अगर 1378 है तो इसके आसपास भी अराउंड आपका ऑन अ सिमिलर लाइन हमें H2 में भी होता हुआ दिख सकता है। बट अगेन वो थोड़ा नंबर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जनरली 40-60 रेशियो में इनका H1 और H2 होता है। तो दैट वी विल सी। अब अगर आप इनके आईपीपी के बारे में देखोगे तो मैंने कहा कि दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डेवलपिंग एन एसेट फॉर द कंपनी, बिकॉज इनका सिंस ये जो ईपीसी कंपनी होती है वो एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है। सो ये सारी बात हो गई। तो ये लोग अपने कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। जनरली आप देखेंगे सारे आपके गुजरात और आपके राजस्थान वाले प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ साउथ इंडिया में भी होगा। ये देखिए जो नीमच में आपको बता रहा था, नासिक महाराष्ट्र में आपका, बीकानेर में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी जैसे ये लोग आपका आगे जाके पूरी बात करते हैं कि कैसे ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये इसमें वही अगेन है कि पूरे अपने वैल्यू चेन को टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बैटरी सेगमेंट में भी जाने की बात कर रहे हैं, और इवन डेटा सेंटर वाले में भी जाने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने अभी जो कूलिंग वाला प्लांट, कूलिंग वाली जो कंपनी है उसको भी लिया है। तो ये सारी चीजें हैं। सो ये अपने यूनिक प्रोपोजिशन के बारे में बता रहे हैं। तो अगेन सिंस इन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करके दिखाया है, सो दे हैव द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि पहले तो ये लोग सोलर प्लांट्स को ईपीसी कर रहे थे, अभी इन्होंने क्या किया है, जो सब स्टेशन होते हैं, इसको अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, जैसे आप देखेंगे ना, जो हमारे कंपनी हमारे इंडस्ट्री में तो टीएन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो आपके ईपीसी कंपनीज होती है, एग्जांपल के लिए ट्रांसरेल लाइटिंग आई थिंक, है ना, और आपका आई थिंक केईसी इंटरनेशनल, ये सारी कंपनीज है जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो ये कंपनी कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं है पूरा उस सेगमेंट में जा रहे हैं, बट मान लीजिए जब ये किसी कंपनी के लिए सोलर प्लांट का बनाते हैं, ईपीसी करते हैं, तो वहाँ पे अगर इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम कोई सब स्टेशन भी डेवलप कर लें नियरेस्ट प्लांट का, तो उसको भी लेने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ये लोग आई थिंक इस बार के जो अपडेट है वहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है कि हम एक वैसा प्रोजेक्ट भी लिए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है क्या इनके पास कैपेबिलिटी है, उनकी सोर्सिंग कैसे करेंगे। तो अगेन कंपनी कहता है कि सिंस इस तरह के इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इन्होंने सोलर वाले एग्जीक्यूट किए हैं, और एट द एंड तो वो भी एक ईवीसी प्रोजेक्ट ही है, तो वो ये लोग प्रोजेक्ट करने की इनको वहाँ की भी एक्सपर्टीज है। सो दिस इज व्हाट दे वर सेइंग। सो ये सारी बात हो गई। हाँ, नाउ इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये तो पूरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। तो बेसिकली ये मैंने आपको ट्वीट में भी शेयर किया था, ये वाला इमेज। तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको पूरे इंडस्ट्री के बारे में हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो अगेन जो पूरी एनर्जी ट्रांजिशन की थीम है, तो एक तो आपका रिन्यूएबल जो है, जो बेसिकली बल्क में आ रहा है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड है, जो स्टोरेज है, वो एक इनेबलिंग चीज है ताकि ये पूरा आ पाए। उस रिन्यूएबल को एकोमोडेट करने के लिए आपको बैटरी चाहिए, है ना, स्टोरेज चाहिए। बेसिकली कहाँ पे आप उस एनर्जी को स्टोर करोगे, जो दिन में दोपहर में आपकी बहुत हैवी जनरेशन होगी, उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो बैटरी होगी। फिर पम्प्ड हाइड्रो क्या है, अगेन ये वो होते हैं, मतलब कोयले की जो खदानें होती है, जो जहाँ पे बैरन जगह होती है, वहाँ पे बेसिकली उन जगहों को यूज करते हैं गवर्नमेंट, है ना, और उसमें पानी उसको भरा जाता है। और मतलब सोलर आवर में सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। मतलब इन द पंप स्टोरेज में क्या होता है बेसिकली, आप बड़े बड़े बैरन लैंड्स लिए, है ना, उसके आसपास पूरा कंस्ट्रक्शन किया। दिन में सोलर की जनरेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतने सारे प्लांट लग रहे हैं, उस एनर्जी को यूज़ किया पंपिंग। तो वहाँ पे पानी को पंप किया उस एनर्जी का यूज़ करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक जैसे हमारे घर में मोटर चलता है ना, जमीन से पानी को पंप करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से लाके, वही है, उसका एक बड़ा वर्जन हो गया। आपने सोलर पावर को यूज़ किया, उससे इलेक्ट्रिसिटी आई बड़े बड़े सब स्टेशन में।
उससे पूरे पानी को पंप किया, और जब रिक्वायरमेंट हुई तो उस पानी को डिस्पैच किया इवनिंग आवर्स में एज अ हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट। तो दिस इज द होल गेम ऑफ सोलर। सोलर वाला चीज है, सोलर बोल रहा हूँ, पंप वाला चीज है। तो इस तरह से ये काम करता है ना। तो ये भी क्या है, अल्टीमेटली ये भी एक तरह का सोलर एनर्जी का स्टोरेज, मतलब आपकी स्टोरेज हो गया। अगर आप देखेंगे ना तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बचपन में हमने पढ़ा था। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, जैसे आप देखेंगे ना, बैटरी आपको केमिकल वे में स्टोर करता है ना, उसके पूरे अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें स्टोर करता है। जैसे हमारे जो छोटी छोटी बैटरी आती थी बचपन में। और जो पंप हाइड्रो है, एक तरह से पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब हाइट पे स्टोर करता है। तो वो चीज़ है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आता हूँ। तो रेन्यूएबल्स में तो आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सोलर, विंड, हाइब्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन। मैं इसके और डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की है। और सबसे लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने बोला है, राइट हैंड साइड में बोला है O&M सर्विसेज, जो आपके प्लांट की साफ सफाई हो गया, कोई इक्विपमेंट डैमेज हुआ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई थिंक डिस्कस कर लिया हमने ये। सो ये तो मैनेजमेंट के बारे में है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। सो फाइनेंशियल हाइलाइट्स तो मैंने इतने सारे हमने बातें कर ली, उसमें डिस्कस हो गया। सो अगेन मार्जिन पे एक्सपांसन है, टॉप लाइन काफी अच्छा आया है, 40-50% की ग्रोथ है। पैट पे अगेन सिंस मार्जिन एक्सपांसन है तो हमें वहां पे दिख रहा है। और सेम आपका H1 में भी काफी अच्छा एग्जीक्यूशन है पूरा। तो अगेन ये सारी चीज हो गई। अब जो एक और यहीं पे एक और छोटी सी बात है, जो इनका आईपीपी वाला रेवेन्यू सेगमेंट है ना, वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ऐड होता है ना। और अदर इनकम जो होता है, ये अदर इनकम, तो ये जो छोटा सा सेगमेंट है, जो इनके कुछ एफडीज वगैरह हो गए, कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो सेगमेंट है इनका, है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा था। बाकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजी टू अंडरस्टैंड है। सो ये हो गया। अभी तो कैश फ्लो से इन कंपनी के अच्छे हैं, एसेट लाइट मॉडल है। और ये है अभी, ठीक है, ये सारी हमने बातें कर ली। सो तो अभी जैसे तो ये हो गया। अभी हम लोग कुछ कुछ इश्यूज और जो कंपटीशन वगैरह इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो आप जब इस कंपनी को देखते हो, अभी तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए और सबको ही सोलर में घुसने की बात कर रहे हैं। तो यस, देयर इज अ कंपटीशन इन द होल इंडस्ट्री। बट इसमें क्या होता है, जिनके पास पूरी इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज होती है और जिनको एक्सपीरियंस होता है, किसी को भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, तो दे विल लाइकली, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह की कंपनी को प्रेफर करेगा, है ना। इसको एक 1 गीगावाट का प्रोजेक्ट लगवाना है तो वो तो उन्हीं कंपनी के पास जाएंगे ना, जिनको एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होगी, उनके पास उतनी बैंकबिलिटी होगी। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए। अब आगे जाके हम ऑफ कोर्स देखेंगे इस इंडस्ट्री में आपकी कंपटीशन और बढ़ना है ना। तो वहां से मार्जिन प्रोफाइल जो है इनका, अभी तो इनको बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो आगे जाके वो वाला इशू हो सकता है ना। तो वो वाली चीज है। मतलब मतलब अभी तो इनको मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं, बट ये मार्जिन कब तक सस्टेनेबल रहेंगे। कंपनी भी तो कंपनी तो अच्छा ही बोलेगा, है ना। तो इसलिए जब ये लोग 15% कहते हैं ना, तो इनको भी ये बात की अंडरस्टैंडिंग है कि आगे जाके हमारे मार्जिन जो है वो कम होने हैं। अभी तो ऑफकोर्स सिंस इतना ज्यादा टेलमेंट्स है और इतना डिमांड सप्लाई गैप है, तो वो हमें दिख रहा है कि मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं। बट अगेन तो इसलिए अपॉर्चुनिटी अभी राइट नाउ इसमें एक तरह से दिखता है बिजनेस सेगमेंट में। तो ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा मैंने आपको ऑर्डर बुक्स के बारे में बात कर लिया, और ये कंटिन्यूसली बिड्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। हाँ, यहीं पे ऑर्डर बुक आप देखिए, अभी इनका अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कितना है, आई थिंक 3.48 करोड़, 3.48 गीगावाट के आसपास है अभी। इन्होंने 1500 1600 के आसपास इन्होंने अभी एग्जीक्यूट किया है H1 में। और जो बचा हुआ ऑर्डर बुक्स है, वो इनको 12 से 13 मंथ्स में एग्जीक्यूट करना है ना। तो इनके पास जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है वो आपका H1 ऑफ FY27 तक का ही है, देखेंगे ना। तो और अभी जो ऑर्डर बुक उतना बढ़ा है, इंक्रीमेंट हमें उतना ज्यादा दिखता नहीं है। तो दैट कुड बी अ कंसर्न, कह सकते हैं। बट अगेन जो ऑर्डर बुक होता है ना, वो डिपेंड करता है आपके कितने बिड्स पाइपलाइन किस तरह से हुई है, उससे दिख रहा है ना हमें। तो वो लम्प्स में आ सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, उसके बाद भी ऑर्डर्स कैसे आते हैं वो हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा और रियलाइजेशन की बात मैंने कर ली। सिंस इनकी प्योर आपकी ईपीसी कर रहे हैं, तो उसके कारण थोड़े से रियलाइजेशन कम हुए हैं वहाँ पे। बेस्ट सेगमेंट में अभी इनका कोई प्लांट आया नहीं है, बट अगेन उसको एक अपना अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं। और दूसरा, मैं बेस्ट में वजह से इन्होंने, पता है अभी क्यों ऑर्डर, मतलब इन्होंने क्यों विन नहीं किया होगा, क्योंकि सिंस ये बड़ी कंपनी है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो लेती नहीं होंगी। तो ये लोग बड़े प्रोजेक्ट्स को देख रहे होंगे, तो उसके कारण अभी ये लोग अपने डिस्कशन फेज में है ना। तो और अभी देख रहे हैं, और जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और बट एट द सेम टाइम ऑन एन इंडस्ट्री लेवल आप देखोगे ना, जैसे आपकी बोनाडा में भी आई थिंक एक तेलंगाना वाला प्रोजेक्ट ले रखा है, उड़ियाना ने तो प्रोजेक्ट लिया ही है। तो इस H2 ऑफ FY26 में हमें कुछ बैटरीज वाले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। तो वहां से भी मे बी कंपनी चाहती होगी हम कुछ प्रोजेक्ट्स को ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट होता हुआ देखेंगे, इंडस्ट्री को इवॉल्व होता हुआ देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बिड करेंगे वहाँ पे। तो वो बैटरी में सेगमेंट है। ALMM वाला चीज मैंने डिस्कस कर लिया।
प्राइसिंग प्रेशर के बारे में तो कंपनी को अभी कोई इतना प्राइसिंग प्रेशर दिख नहीं रहा है। प्राइसिंग प्रेशर जब होगा तो मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो डेटा सेंटर में ये लोग कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ने का देख रहा है। तो ये सारी तो हमने बातें कर ली इस कंपनी के बारे में। तो ये हो गया। अब कनेक्टिविटी में, हाँ, और एक इशू रहता है इन कंपनीज का, जो आप मान लीजिए कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपका, तो पावर आप इवैक्यूएट कैसे करोगे, तो वो उससे भी एक थोड़ा इशू चलता है इस सेक्टर में। तो वो वाली चीजें हैं। सो दिस वाज मोर और लेस आपका इस कंपनी के बारे में। अब अगर हम लोग इसके एंड में वैल्यूएशन वाले एक्सरसाइज करें, तो आई थिंक इसका प्रेजेंट पी 30-35 के आसपास होगा, और पैट पे हमें दिख रहा है कि 2x का ग्रोथ हो रहा है। तो उससे भी फॉरवर्ड पी देखते हैं तो आपका अंडर 20 के आसपास आ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बट अगेन जो मार्केट होता है, मार्केट में आपको एक मोर ज़्यादा जो वर्क करता है वो आपके इंट्यूशन पे वर्क करता है ना। और आपको ऐसे पूरा एग्जैक्ट पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जैसे आपने देखा, मैंने इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी कोई मैथमेटिकल जार्गन्स का यूज नहीं किया। मैंने बहुत सिंपली मतलब लॉजिक से, मतलब ऑन रफ नंबर, मतलब 20 है तो 20 to 25 की बात करता हूँ मैं। मतलब पैट को डबल बोलता हूँ, एक्जैक्टली 114% नहीं बोलता हूँ। तो इस तरह से हमें इन कंपनीज को नहीं देखना चाहिए, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी, या फिर इन जनरल पूरी कंपनी को, है ना, पूरे सेक्टर को, या फिर तो पूरे अलग अलग बिजनेसेस को हम लोग ट्रैक करते हैं। तो वो होता है। और अगेन इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आपको जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज जैसे आप सोलर वाली कंपनीज है इतनी सारी, है ना, तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। कुछ के आप देखेंगे, कुछ कंपनीज के आपके ये रहते हैं, मतलब स्पेशल पर्पज पर व्हीकल्स बनाते हैं कुछ कंपनीज, आपके कुछ सब्सिडरीज बना लेता है कुछ कंपनी, और बहुत सारे आपके कुछ आईपीपी वाले होते हैं, कुछ ओएनएम करता है, कुछ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, कुछ बैटरी में जा रहा है, कुछ डेटा सेंटर में जा रहा है। तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, बट अगेन अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इस सेक्टर को, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको वाड़ी को देखना है या फिर आप सुजलॉन को देखिए, आपको अलग अलग तरह के छोटे से लेके बड़े प्लेयर्स को देखना पड़ेगा, है ना। तो इसी में, मतलब अगर आप मेरा प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे कंपनीज को डिस्कस किया है। तो जैसे आप एक और मैं आपको छोटी कंपनी के बारे में बताता हूँ, इन सोलर करके एक कंपनी है। तो वो कंपनी अभी मॉड्यूल लाइन्स में नहीं गया है, तो आपकी सॉरी सेल लाइन्स में नहीं गया है। तो जब आप सेल में नहीं जाते हो तो आपको उतना मार्केट में कॉम्पिटिशन आएगा, तो आपको इशूज आएंगे। तो वो लोग धीरे धीरे जाने की बात कर रहे हैं। तो मतलब पूरी इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है उसका आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है ना। तो हम लोग और भी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा सेक्टर है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वेरी गुड रिजल्ट, गुड अपडेट, गुड कॉन कॉल। और कुछ इश्यूज हैं वो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। सो वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।